अरे जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। चलते हैं आज की जानदार शानदार बेहतरीन सी क्लास की और फुल तैयारी। इस बार सिलेक्शन ग्रुप डी का बेहतरीन तरीके से आपको दिलाने का काम गुरुकुल उन्नति करेगा। और मैं बार बार कहता हूँ, गुरुकुल उन्नति यानी भरोसा, और भरोसा यानी सफलता की गारंटी। चलते हैं आज की बहुत शानदार शानदार सी क्लास की। और मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि बेटा आप अपनी तैयारी में धार बनाकर रखो। ऐसे क्वेश्चन जो आपको दिक्कतें देते हो, उन सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन मतलब बहुत बढ़िया तरीके से बताने वालों, मज़ा आ जाएगा। कंटेंट वो पढ़ाऊंगा जो डायरेक्ट सिलेक्शन दिलाएगा। चलते हैं, शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे ऑफलाइन सेंटर को विजिट करना चाहते हैं, अगर आप हमारे से ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं और आप झांसी में रहते हैं, अगर आप भैया झांसी में रहते हैं, तो स्वागत है आपका हमारे ऑफलाइन सेंटर में। हमारा ऑफलाइन सेंटर जो है वो बड़ा गांव गेट बाहर, आपको बताते बड़ा गांव गेट बाहर ज्ञानस्थली स्कूल के पास में हमारा ऑफलाइन सेंटर देखने को आपको मिल जाएगा। वर्तमान में अपनी दूसरी ब्रांच आपको बता दें, ज्ञानस्थली स्कूल के पास बड़ा गांव गेट बाहर स्कूल है, उसके जस्ट पास में ही अपनी दूसरी ब्रांच अवेलेबल हो रही है। और वो उसकी ओपनिंग आपको बता दें लगभग 1 तारीख से लेके 5 तारीख के बीच में, यानी काम उधर पे होना चालू हो गया। उसमें डेंटिंग पेंटिंग यानी जो भी चीज़ें होनी है वो काम होना चालू हो गया। शानदार शानदार क्लासें होंगी, बहुत बढ़िया। और आप पहले जुड़ना चाह रहे हैं तो भैया जुड़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफलाइन सेंटर अपना है, अवेलेबल है ना। जबकि अगर आप बहुत दूर से हो, झांसी नहीं आ पा रहे हैं, तो हमारे ऑनलाइन चैनल से आप विजिट करें और ऑनलाइन चैनल से अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं। हमारा ऑफलाइन सेंटर के लिए आप विजिट कर सकते हैं 7052515116 पर। एनी टाइम कभी भी आप मैसेज कर सकते हैं। भाई साहब जैसे ही मैं फ्री होऊंगा तुरंत आपको रिप्लाई देने का काम करूंगा। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप गुरुकुल उन्नति ग्रुप में जुड़ जाइए। चीज़ें बढ़िया तरीके से, कंटेंट जो बढ़िया कंटेंट, क्विज वगैरह हो गई, स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन हो गए, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मैं आपको दे दूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर छोटी छोटी रील्स के माध्यम से आपको छोटी छोटी एजुकेशन देने का मैं प्रयास करता हूँ और आपके जीवन को बेहतर बनाने का कार्य करता हूँ। स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें आरआरबी ग्रुप डी का ये पेपर है। 17/8/2022 में ये पेपर हुआ था। और याद रखिएगा ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है बेटा। बिल्कुल प्रॉपर सारी चीज़ों को मैं बता रहा हूँ। सेकंड शिफ्ट का ये पेपर आपको देखने को मिल रहा है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ताबड़तोड़ क्वेश्चन है। अगर आ रहा हो तो बता देना, नहीं आ रहा हो तो तोड़ मरोड़ कर बेहतरीन तरीके से इसका सुपड़ा साफ करेंगे आप लोग, है ना। क्वेश्चन पहला कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रिडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन रिडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो सबसे पहले ये बता दीजिएगा रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। मेरे सिर, रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, सबसे पहले यही हमारे मन में विचार आ जाना चाहिए कि सर जो रिडॉक्स अभिक्रिया होती है वो क्या होती है। तो कहना सर रिडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, कहना सर ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों देखने को मिलता है। ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों देखने को मिलता है। ये प्रश्न कह रहा है कि बताइए कौन सा अभिक्रिया नहीं है। ठीक है, रिडॉक्स अभिक्रिया नहीं है, ये पूछ रहा है प्रश्न। तो सबसे पहले ही ऑप्शन देख लो, ऑक्सीकरण, और मैंने भी बोला ऑक्सीकरण और अवकरण होना चाहिए। रिडॉक्स अभिक्रिया में आपको बता दें, यहाँ लिखे दे रहा हूँ मैं, एक होना चाहिए आपका ऑक्सीकरण और एक होना चाहिए आपका अवकरण। अब मेरे सिर सिन्नी अवकरण। अब समस्या यहां पर है कि ऑक्सीकरण मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का घटना। अवकरण का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का घटना और हाइड्रोजन का जुड़ना, ये कहते हैं। आपको बता दें ऑक्सीकरण और अवकरण, ऑक्सीकरण और अवकरण यही रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। पहला ऑप्शन देखो बेटा, इसमें देखो ZNO है और इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन जो है, आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर ये देख लो। तो आपको बता दें कि यहाँ पे देखोगे आप ZNO में ऑक्सीजन, देखो यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे देखो, ये क्या हो रहा है सी में, यानी आप देख रहे हो ऑक्सीजन का जुड़ना हो रहा है। क्या हो रहा है, कहना सर, है ना, याद देखो यहाँ पर ऑक्सीजन का यहाँ पर हो रहा है आपका ऑक्सीजन का जुड़ना, ये हो गया आपका ऑक्सीजन। में पेन चेंज करके बता दे रहा हूँ, ये देखो बेटा, ये हो गया आपका ऑक्सीकरण का जुड़ना। अगर ये ऑक्सीकरण का जुड़ना है तो ऑक्सीकरण का जुड़ना रेडॉक्स अभिक्रिया में ये क्या होता है, कहना सर रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण होना चाहिए। अब ऑक्सीजन का जुड़ना ही तो ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है भैया, ये क्या हो गया आपका ऑक्सीकरण। ठीक है बेटा, ऑक्सीकरण। और वहीं पर अवकरण क्या कहता है,
ऑक्सीजन का घटना और हाइड्रोजन का जुड़ना, तो देखो ZNO में से O हट चुका है, यानी इसका मतलब ये है, ये क्या हो गया है, कहना सर ये अवकरण हो गया। तो ये तो भैया सही है, पहला तो सही है। दूसरा देखो, अगर बात करेंगे MnO2, MnO2 4 HCl, MnCl और H2, इधर पे देख लो, पहला HCl हो गया। अब देख लो यहाँ पर ऐसा कोई भी विक्रिया नहीं हो रही कि जहां पर ऑक्सीजन का जुड़ना हो रहा हो और ऑक्सीजन का जुड़ना हो रहा हो, या हाइड्रोजन का घटना हो रहा हो, या ऑक्सीजन का घटना या हाइड्रोजन का जुड़ना हो रहा हो, ऐसी विक्रिया नहीं हो रही है। और इसीलिए उसने क्या पूछा कि बताइए रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण जो नहीं है। तो भैया मेरे शेर सेनियों, रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण क्या नहीं है, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा जो है आपका करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। ठीक है, हाँ एक बार और देख लो, अच्छा थोड़ा सा डीप में देख लो क्या ये हो रहा कि नहीं हो रहा। सबसे पहले अगर मैंने मान लो हमने कह दिया तो तुम लोगों ने तुरंत ही मान लिया। देखो इधर पे देखो MnO2 इधर पे जाके वो MnCl हो गया, यानी कहीं ना कहीं ये ऑक्सीजन तो हो रहा है, यानी ये भी रेडॉक्स अभिक्रिया है, ये भी रेडॉक्स अभिक्रिया है। आगे देखो एक क्वेश्चन और देखो, ये देखो Na में जाकर O जुड़ रहा है, ठीक है ना, ये O जुड़ रहा है तो ये भी हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे देखो AgNO3 आगे जाकर NaNO3 बन रहा है, ठीक। अगर बात करेंगे यहाँ पर देखो तो NaCl जाके मतलब कोई मतलब चेंजेस नहीं हो रहा, तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। यानी ये तीनों क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया के उदाहरण है, रेडॉक्स अभिक्रिया के उदाहरण है। और कौन सा नहीं है, तो भैया ये देख लो आपका चौथा ऑप्शन रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, वो कह रहा है कि बताइए कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी होती है। कार्बन में कोषों में उपस्थित कार्बन का बेटा कितना होता है, कार्बन का देख लो मेरे सिर से नहीं हो, कार्बन का कितना होता है, एक सेकंड रुकना, ठीक है। कार्बन का कितना होता है, कहना सर कार्बन का होता है 612 होता है। कार्बन का निकाल के देखो, अगर बात करेंगे 1s2 1s2 2s2 2s2 2 2 4 और कितना हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p2 क्या हो जाएगा 2p2 2 2 4 2 6, ठीक है 2p2 कितनी कक्षा कुल शामिल में कोषों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी। तो कहना सर कोषों की संख्या कितनी हो रही है, इसमें 2 हो रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी भैया। कार्बन का क्या होता है 612 होता है, कार्बन का निकाला पर लोगों ने तो 1s2 2s2 और 2p2 हो जाएगा, क्योंकि अब अपने पास बचे ही 2 इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि 2 2 2 4 इलेक्ट्रॉन तो हो चुके हैं, बचा कितना 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1s2 2s2 2p6 होता है। क्योंकि अपने पास बचे ही 2 है इसीलिए अपन लोगों ने 2 रख दिया, और कोष कितने हैं अपने 2 हो गए हैं। तो ये पूछ रहा है कि भैया कोषों की संख्या कितनी, कोषों की कुल संख्या कितनी है, तो कहना सर 2 है। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया तगड़े लेवल के सवाल आपके समक्ष लेके आया हूं। अगर आप देखेंगे अगला क्वेश्चन, तो साइन क्लोहेशेन में डॉट 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 CCC बंधन और CH बंधन बॉन्ड के साथ 3 प्रकार के सहसंयोजी बंधन बनाते हैं। देखो आप समझो, अगर बात करेंगे सबसे पहले एक बंधन होता है जिसको बोलते हैं हम कौन सा, कहना सर एक बंधन होता है जिसको बोलते हैं हम आयनिक बंधन। आयनिक बंधन क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लो। आयनिक बंधन वह बंधन होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन केवल देता है, लेता नहीं है। इलेक्ट्रॉन केवल देता है लेकिन लेता नहीं है, इस बात को याद रखना। तो जैसे माँ बाप हैं, अपने माँ बाप के बीच में और अपने बीच में आयनन बंधन बनता है। कौन सा, आयनिक बंधन बनता है। आयनिक बंधन बनता है जैसे माँ बाप अपन को देते तो हैं लेकिन अपन लोग लौटा के देते नहीं हैं, तो वो कौन सा बंधन है, आयनिक बंधन है। वो कह रहा है कि बताइए कुल सहसंयोजी बंधन होते हैं, तो कुल सहसंयोजी बंधन अगर बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है C6H12 होता है। अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, जल्दी से बता दो। कहना सर तीसरे की अगर बात करेंगे तो तीसरे में हो जाएगा 6 12 और 18। कितना, 6 12 और 18। अब 18 कैसे हुआ, देखो एक तो हो गया 6, एक हो गया 12 और दोनों का टोटल हो गया 18।
ठीक है। तो 6, 12, 18 शॉर्ट फॉर्म में बता दिया, बाकी डिटेल जो होती है वो थोड़ी सी बड़ी है ना, तो वो बाद में कभी जब विस्तार से अपन चीज़ें पढ़ेंगे डिटेल से तब मैं बता दूंगा, बेफिक्र रहो। अगला क्वेश्चन देखिए, एक गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी इसके फोकस के पदों के बराबर होती है। तो भैया जी तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका तो बच्चे को आंसर पता है, तो क्या हो जाता है कहना सर 2f इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, दुगना हो जाता है, 2f हो जाता है, क्या हो जाता है 2f हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो मेरे सिर, वो कह रहा है नामांकित चित्र में R1, R2, R3 ग्राफ में दर्शाए गए हैं, विकल्पों में कौन सा R1, R2 और R3 के बीच में सही बंधन को दर्शाता है। तो आप देखना यहाँ पे R1, R2, R3 ये इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, यानी धारा एक तरीके से क्या हो रही है R मतलब R1, R2, R3। तो आप देख रहे होगे कि क्या हो रहा है कहना सर, अगर हम बात करें क्या, अगर हम बात करें तो इसमें जो हो रहा है वो धारा जो है वो कैसी हो रही है, वो सही संबंध को दर्शाना है, बढ़ रही है। तो देखो पहले R3 के बाद R2 से कम हुआ R3, इस तरीके से ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। बाकी चित्र जो है वो आप विस्तार से समझने का प्रयास करिएगा, बाकी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि ओम का नियम क्या कहता है, R बराबर V अपॉन में आई, R बराबर V अपॉन आई, R बराबर क्या होता है मेरे सिर, R बराबर होता है, R बराबर V अपॉन में आई होता है। यही क्या है कि ना सर ये ओम का नियम है, कौन का नियम है, ओम का नियम है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। दिए गए परपथ में 4 ओम के टर्मिनलों के बीच में विभव ज्ञात करना है, तो क्या इतना सा ना कर पाओगे, कहना सर बिल्कुल कर लेंगे। इसका फॉर्मूला होता है प्रतिरोध, क्या होता है प्रतिरोध गुणे, प्रतिरोध गुणे कितना होता है विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल बटे में क्या होगा, बटे में क्या होगा कुल प्रतिरोध, बटे में क्या होगा कुल प्रतिरोध निकाल दो भैया, निकाल दो मेरे शेर से, नहीं हो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, आंसर निकालो फटाफट इसका। तो कहना सर प्रतिरोध अगर बात करेंगे सबसे पहले 4 ओम, और उसके बाद क्या हो जाएगा कहना सर 4 और 6 कितना होता है, कहना सर 4 और 6 जो है वो कितना हो जाएगा, वो कह रहा विद्युत वाहक बल में विद्युत वाहक बल कितना है 5 है, बटे में कुल प्रतिरोध कितना है 6, 4, 10 है, 5 से काटो 5, 5, 5 दूनी 10, यानी 1/2, 2 से 2 काट देंगे, 2 कम 2, 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा 2 वोल्टेज इज द करेक्ट आंसर, कितना आ रहा 2 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, वो कह रहा है जब सूक्ष्म बुझे हुए चूने का क्लोरीकरण होता है तो मुख्य उत्पादन के रूप में क्या बनेगा, तो मुख्य उत्पादन के रूप में क्या बन जाएगा ये मुझे बता दो। कहना सर अगर हम इसकी विक्रिया कराएंगे तो ये बन जाएगा आपका कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। अगर मैं बात करूँ इसको रिएक्शन द्वारा अगर मुझे करना हो, आप लोगों को करना हो, तो कहना सर अगर रिएक्शन द्वारा करेंगे तो CaOH का होल ट्वाइस प्लस में Cl2 हो जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें ये बनेगा क्या प्रोडक्ट, तो कहना सर CaCl2 प्लस H2O। ये रिएक्शन कुछ आपको देखने को, कुछ रिएक्शन आपको यहाँ पर कुछ ऐसी देखने को मिलेगी। कहाँ कोई दिक्कत आ रही है, कहना सर कोई दिक्कत नहीं है, आप बताते जाइए, कहीं कोई समस्या नहीं। थोड़ा सा टफ लेवल का लेके आए हैं, चीज़ें थोड़ी सी टफ आपके लिए लेके आए हैं, क्योंकि सिलेक्शन के लिए यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम इस प्रकार का अगर आ रहा है तो उसी प्रकार से हम तैयारी भी करेंगे। वगैरह निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन करिए। कर लीजिए। कथन नंबर फर्स्ट कह रहा है निर्जल सोडियम कार्बोनेट का उपयोग सोडा ए एसिड अग्निशामकों में किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोला जाता है और क्रिस्टल में 10 अणु के धावन सोडा में होता है, तो क्या हो जाएगा बेटा इसका आंसर। कहना सर सेकंड तो सत्य लग रहा है, कहना सर दूसरा सत्य है परंतु पहला गलत है। ऑप्शन देख लो कौन सा है, दूसरा सत्य है और पहला कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो, वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधों में गैस विनिमय में सहायता करता है। तो गैस विनिमय की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले पौधों की बात करेंगे तो पौधों में एक भाग होता है जिसको बोलते हैं पत्ती। पत्ती में बेटा, पत्ती में छोटे छोटे स्पॉट पाए जाते हैं जिसको रंध्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रंध्र बोला जाता है। और इन्हीं के माध्यम से क्या होता है, गैसों का विनिमय या वाष्पीकरण की क्रिया पूरी होती है, कंप्लीट होती है। इसके लिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, यह वह कौन सा भाग है जो पौधों में गैस
गैस का विनिमय में सहायता करती है, तो वो है रंध्र इज द करेक्ट आंसर। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा और तर्जनी क्रमशः किन दिशाओं को निरूपित करती है, ये प्रश्न कह रहा है कि ना सर ये करती हैं बल और चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के अनुसार कहते हैं फ्लेम इस प्रकार अपने हाथ को फैलाइए कि वो तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। अगर बात करेंगे अंगूठा, तो अंगूठा बल को दिखाता है, तर्जनी किसको दिखाती है, कहना चुंबकीय क्षेत्र को बताती है, जबकि अगर बात करेंगे इसको ही क्या बोलते हैं, जबकि ये जो 12 बात है उसको किसको दर्शाती है, जल्दी से बताओ। ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का अंगूठा किसको दर्शाता है बेटा, बल को दर्शाता है। अंगूठा याद रखना, ये अंगूठा बल को दर्शाता है, इस बात को हमेशा याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखो, आपको बता दें वक्र में मूत्र का निर्माण में शामिल दी गई 3 प्रक्रिया का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से विकल्प को दिया गया है, ये बता दो क्या क्या है। मतलब जब किडनी के द्वारा जब यूरिन को छाना जाता है तो उसके द्वारा कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, ये पूछ रहा है, और कुछ नहीं है, बढ़िया है क्वेश्चन है। तो कौन सा हो जाएगा, कहना सर आपको बता दें एक होता है निस्यंदन और एक होता है चयनात्मक पुनः अवशोषण एवं निष्कासन, ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर वी इज अ करेक्ट आंसर। किशोरावस्था के दौरान हड्डियों की संख्या कितनी होती है, ये बता दो, कहना सर किशोर अवस्था के दौरान हड्डियों की संख्या लगभग 210 के समथिंग में होती है। किशोर अवस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन देखने को मिलते हैं, समझ में आया। जब किशोर अवस्था में जब वो मानव में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन केवल लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता को बताता है। यानी जब लड़की है जो किशोर अवस्था से युवा अवस्था की ओर जब वो जा रही होती है तो उसके शरीर में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो उनकी दिखावट के प्रति सचेतना, शरीर में विभिन्न हिस्सों पर बाल का बढ़ना, स्तन ग्रंथियों में वृद्धि करना, मुहासे युक्त तेलीय त्वचा का होना, कौन सा हो जाएगा आंसर, ये बता दो। कहना सर सबसे बड़ी बात है स्तन ग्रंथियों में वृद्धि होना, यानी जैसी लड़की किशोर अवस्था से युवा अवस्था या किशोर अवस्था में आती है तो उनके शरीर में यानी स्तनों में उभार दिखना प्रारंभ हो जाता है। यानी हम समझ सकते हैं कि वो किशोर अवस्था या किशोर अवस्था से होकर वो युवा अवस्था की ओर प्रस्थान कर रही है तो स्तनों का वृद्धि होना। अच्छा बेटा याद रखना, अगर स्तन ग्रंथियों में वृद्धि होना ये ऑप्शन में नहीं रहता है तो हम इस ऑप्शन का आंसर ये भी लगा सकते हैं, शरीर के विभिन्न हिस्सों में बालों का बढ़ना। शरीर में या फिर ये ऑप्शन में ये हो सकता है कि अनचाहे बालों का आना भी एक आंसर ये सही होता है ना। ऑप्शन पे वेरी करेगा वो। किस जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषण का सूचक बताती है, तो जल प्रदूषण के लिए आपको बता दें ई कोलाइफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इस बात को विशेष रूप से आप याद रखिएगा, थोड़ा सा याद करने वाला प्रश्न याद कर लीजिएगा। इनमें से कौन सा विद्युत मोटर के आर्मेचर का भाग होता है, आर्मेचर का भाग होगा भैया, तो कौन कौन सा होगा, क्या ना आर्मेचर का भाग जो होता है वो होता है मृदु लोहे का बना होता है। आर्मेचर का जो भाग होता है मृदु लोहे के कोर बना होता है, ठीक है। यही सबसे बढ़िया है, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है ना, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पाइशीकरण की क्रिया के समान होती है, ये पूछ रहा है। तो बताओ पित्त रस द्वारा क्षारीय माध्यम द्वारा प्रदान किया जाना, पित्त रस द्वारा एंजाइमों द्वारा स्टार्च के पाचन में सहायता करना, पित्त रस द्वारा अम्लीय माध्यम प्रदान किया जाना, या पित्त लवणों द्वारा आपको बता दें बड़ी बसा गोलीय त्वचा कोई छोटी छोटी गोलियों के समान घटित हो जाना। इन्हें ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है। ये प्रश्न आ गया, बहुत तगड़ा प्रश्न है, आप समझना थोड़ा सा चित्र के माध्यम से, कि चित्र के माध्यम से आपको थोड़ा सा चीज़ों को समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ जाए बढ़िया तरीके से तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करेंगे तो ये क्या है, कहना सर बण विक्षेपण की प्रक्रिया जिन रंगों में होती है उसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होती है, ये तरंगदैर्घ्य के नियम पर आधारित है, और इसका आंसर क्या होने वाला है, कहना सर ए बी और इसके अलावा सी और डी, है ना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये डिटेल में एक आध बार बता देंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बड़ा हो जाएगा और वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, है ना, तो इस हिसाब से थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तत्व के आणविक रूप में आपको बता दें परमाणु की संख्या अधिकतम होती है, परमाणु की संख्या अधिकतम होती है तो किन में होती है, जल्दी से बता दो। जैसे अगर बात करेंगे किन में होगी, कि ना सर सोडियम का कितना होता है, पोटेशियम का कितना होता है, इन सब के में से बता दो।
तो आप बता देना सर एस किसका, एस का होता है इस बात को। इन सब के परमाणु क्रमांक को परमाणु भार मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दें, कमेंट में भैया लिख के बता दें फटाफट, है ना। अगर बात करें कि किस कारकों ने किन कारणों ने वैज्ञानिकों को तत्वों के वर्गीकरण की ओर अग्रसर किया, तो आपको बता दें किन कारणों की वजह से तत्वों को वर्गीकरण की ओर अग्रसर किया, तो उसका कई कारण थे। अगर तत्व की बात करेंगे तो तत्व को 2 भागों में बांटा गया है। तत्व को कितने भागों में कहना सर, तत्व को कितने भागों में कहना सर, 2 नहीं 3 भागों में। एक होता है आपका धातु, एक होता है आपका अधातु, अधातु, और तीसरा होता है आपका उपधातु। उपधातु, है ना। धातु क्या होता है, जिसको मेटल के नाम से भी हम जानते हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है बढ़िया तरीके से, खूब खींच के इलेक्ट्रिसिटी होती है। अधातु में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती है, जबकि उपधातु में थोड़ी थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी होती है, बाकी थोड़ी थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलती है ना। तो अब बता दो तत्वों के विभिन्न गुणों के आधार पर, तत्वों के विभिन्न स्रोतों के आधार पर, या फिर तत्वों के संश्लेषण की विभिन्नताओं के आधार पर यह आंसर, हरिओम, बताओ जल्दी से क्या आंसर हो जाएगा। कहना सर ऑप्शन जो रहेगा आपका हो जाएगा तीनों की वजह से, तत्वों की संश्लेषण की विभिन्न विधियों के द्वारा, ये भी सही है, तत्वों के विभिन्न स्रोतों की वजह से भी, और तत्वों के विभिन्न गुणों की वजह से, इन ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। आपको बता दें गोलीय दर्पण में फोकस वक्रता के बीच में दूरी वक्रता आर पदों के बराबर होती है, तो उसका क्या उत्तर होगा, ये आप लोग मुझे जल्दी से बता दो कि मज़ा आ जाए, क्या जल्दी से बता दो। कहना सर R/2 होगा, क्या होगा, R/2 होगा। कैसे होगा, एक गोलीय दर्पण देख लो, उसकी फोकस वक्रता केंद्र पर, उसकी फोकस वक्रता केंद्र के बीच की दूरी R पदों पर है, तो किसके बराबर होगी, R/2 के बराबर में होगी, ठीक है। एक वस्तु अभिसारी लेंस के 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है, लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित होता है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होगा, ये पूछा है, ये सवाल है। और ये न्यूमेरिकल मैंने पहले ऑलरेडी करा चुके हैं, ये आपका होमवर्क में है। जिन विद्यार्थियों के द्वारा ये क्लास नहीं देखी गई है वो जाकर प्ले लिस्ट में जाओगे, न्यूमेरिकल डालोगे तो वहाँ पर ये क्लास देखने को मिल जाएगी। मैंने सारे प्रश्नों को वहाँ पर सॉल्व करवाया है, ठीक है। कहाँ कोई भी अभिक्रिया जो कि अबले अपेक्षित उत्पन्न करती है उसे कहा क्या जा सकता है, तो कहना सर उसको क्या कहा जा सकता है, कहना सर अवक्षेपण अभिक्रिया, क्या कहते हैं उसको, अवक्षेपण अभिक्रिया इज द करेक्ट आंसर। नीचे दिए गए अध्ययनों में नीचे कौन सा विकल्प नीले और काले रंग की उपस्थिति में कारण सही व्याख्यात करता है, ये आंसर बता दो। नीचे दिए गए चित्र में, चित्र भैया चित्र नहीं बन पाया यार, और चित्र नहीं है तो गड़बड़ है काम, चलो इसको छोड़ दें, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखते हैं, चित्र नहीं है इसीलिए अपन लोग हटा दे रहे हैं। बाकी प्रयास रहा कि जो टफ से टफ वाले क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन, उनको आपको बढ़िया तरीके से बताऊं, ये प्रयास था। बाकी चीज़ें बहुत शानदार है, पढ़ने का प्रयास तो करिए, आप पढ़िए, तो आप पढ़ेंगे तभी जाकर आगे बढ़ेंगे, जीवन में कुछ बढ़िया सा करने का प्रयास करिए, पिता की फिक्र को फ़क्र में बदलने का प्रयास करिए, और मज़ा आ जाएगा। कंटेंट वो पढ़ाऊंगा जो डायरेक्ट सिलेक्शन में आएगा। आप अपने पिता का सपना पूरा करना चाह रहे हैं, एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, एसएससी, सीजीएल, पीटी, पुलिस, रेलवे या किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो स्वागत है आपका हमारे गुरुकुल उन्नति में। गुरुकुल उन्नति यानी भरोसा यानी सफलता की गारंटी। अगर चीज़ें बहुत बढ़िया लगी, शानदार लगी, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करके आइएगा अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। मिलते हैं अगली क्लास के लिए, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।